तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 बहुत ही पास आ चुका है एंड लगातार से स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाइए। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको 19 मार्च 2025 को होने वाले विज्ञान के पेपर के लिए कुछ ऐसे मोस्ट सिलेक्टेबल टॉप 50 क्वेश्चन दूंगा जो आपकी 2 अंकीय प्रकार के रूप में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एंड ये आपके एग्जाम में 24 नंबर यानी कि 24 मार्क्स कंप्लीट करते हैं। भाई आपके एग्जाम में ना, देखो भाई, बोर्ड में ना एक एक नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक एक नंबर से ना परसेंटेज इधर की उधर हो जाती है। आप लोग इस चीज को हल्के में मत लेना। एंड आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम है आपने अच्छे से दिए, अच्छे से देंगे, है ना। और अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो भाई मुझे नहीं लगता कि यार अच्छी परसेंटेज बन पाएगी, क्योंकि अगर एक मार्क्स भी घटता है ना एग्जाम में तो बहुत दुख होता है उस टाइम जब आपका रिजल्ट आता है। अगर आप अपने रिजल्ट को अच्छा देखना चाहते हो ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से मैं यहां पे करवाऊंगा। एंड आपकी आपकी परसेंटेज बनवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। बस आपको वीडियोस देखने हैं, ध्यान से सुनना है और ये क्वेश्चन याद करके जाना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। आप विज्ञान के पेपर में क्या 18 मार्च को तैयारी करोगे? नहीं यार, अभी से कुछ क्वेश्चन पढ़ लो, ये तैयारी कर लो। ये 50 क्वेश्चन है केवल केवल। और लास्ट टाइम में भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल इन्हें कर करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपकी मंजिल क्या है? आपका टारगेट है 95% लाने हैं, 95 प्लस मार्क्स लाने हैं हर एक सब्जेक्ट में, है ना। तो मंजिल आपकी है 95 और मिलने का मजा किस दिन आएगा भाई? रिजल्ट जिस दिन आएगा, आप रिजल्ट देखोगे ना तो वो मंजिल आपको मिलेगी, उस दिन मिलने का खूब मजा आएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेना एंड हर एक क्वेश्चन को ना बिल्कुल इस तरीके से समझ के याद करना कि ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है ना। क्योंकि बोर्ड अब सीबीएसई पैटर्न की ओर जा रहा है, नए नए क्वेश्चन दे रहा है, तो किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, आपके 24 नंबर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो भाई जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचय तथा दूसरा अपचयित होता है। देखिए सीधी बात है यार, जब अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, देखो ये कहा गया है यहाँ पे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं, है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, जब अपचयन हो और उपचयन दोनों साथ साथ में घटित होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एंड इसका इक्वेशन भी आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? भाई लोहे की वस्तुओं पे हम जो पॉलिश करते हैं, पेंट करते हैं, भाई क्यों करते हैं? देखिए उसे संक्षारण से बचाने के लिए, ताकि उस पर जंग ना लगे। भाई संक्षारण क्या कहलाता है? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। एंड इसी संक्षारण से बचाने के लिए लोहे पर हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह तथा सतह जो होती है उसे हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को, है ना, हम ऊपर से लोहे के ऊपर पेंट कर देंगे तो उसमें जो हवा है ना, वो नमी है ना, आर्द्रता है ना, वो सीधे संपर्क में नहीं आ पाएगी, उसके संपर्क को समाप्त कर देता है, जिससे धातु का संक्षारण नहीं होता है और वे सुरक्षित रहती हैं, है ना। कंप्लीट कर लेना, बहुत सालों से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना। संक्षारण भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताइए भाई, है ना। देखो प्लेटिनम हो गया, सोना चांदी, भाई यही क्यों आभूषण है ना। आभूषण बनाने के लिए इन्हीं का, भाई लोहे का क्यों नहीं, है ना। तो इनका क्यों किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो प्लेटिनम, सोना और चांदी जो है बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं, है ना। मतलब देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं में इन्हें रखा गया है। एंड अति अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं भाई, उनके थोड़ी ना वो आभूषण बनाए जाएंगे। क्या कोई पोटेशियम का, सोडियम का यहाँ पे क्या आभूषण पहनेगा? आगे आगे पकड़ लेगा तो क्या होगा, है ना। इसलिए ये जो अति अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनमें से कम है, मतलब कम अति अभिक्रियाशील धातुएं हैं और इसलिए इन्हें लिया जाता है यूज में, तथा क्रिया करके संक्षारित भी नहीं होती है ना। मतलब किसी भी पदार्थ से अगर इन्होंने क्रिया वगैरह करी, है ना, जैसे पानी ही इस पे पड़ गया भाई, तो ये क्या इनमें जंग वंग नहीं लगेगी, है ना। इस तरीके से कहा गया है ना। उनकी चमक भी तेज होती है, इनकी चमक तेज होती है, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आप एक कारण देते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिएगा, है ना। साथ ही इनमें तन्यता का गुण, आघात वर्धीनता का गुण, आघात वर्धीनता का गुण क्या कहलाता है? उसको पीट पीट के बहुत बड़ा चादर बना दिया, है ना, और उसे तान के, है ना, खींच के बहुत बड़ा इस तरीके से तार बना दिया, सोने की चैन बना दी, है ना, इस तरीके से, है ना। तो क्या तन्यता होता है, आघात वर्धीनता, दोनों को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो आप वीडियो में बने रहना भाई, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन है, केवल 50 क्वेश्चन है यार। इन क्वेश्चन को कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, मैं गारंटी देता हूं। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में, अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन
क्वेश्चन आता है तो ये पूछेगा, साथ ही आपको उदाहरण पूछेगा, है ना। तो अभी 2 मार्क्स के रूप में कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो देख लेना, है ना। देखिए, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी कि LHS और RHS क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट करके रखना, है ना। परमाणुओं की संख्या क्या होती है, विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या LHS और RHS इक्वल होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, है ना, संतुलित होता है वो। नेक्स्ट है आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर, भाई देखिए क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है भाई, किसी का भी, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए कि मिट्टी के तेल में कौन सी धातुएं रखी जाती हैं, तो भाई ये 3 धातुएं हैं ना, ये बहुत अति अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, है ना। अब देखिए इसी की बात मैंने की थी कि अगर इसे आभूषण के रूप में यूज किया जाएगा तो आगे ही पकड़ लेंगी, है ना। ये देखिए आग पकड़ लेती है। सोडियम का आप सभी को बताया, है ना। वैसे मेनली क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है भाई, है ना। अब भाई पोटेशियम का भी आ सकता है, क्योंकि पोटेशियम भी एक अति अभिक्रियाशील धातु, लिथियम भी अभिक्रियाशील धातु है ना। ये सारी ना एक ही आंसर इनका लिखना है, किसी का भी अलग से आ जाए तो एक ही आंसर लिखना है, सीधी बात है ना। देखिए समझ लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम जैसी धातु इतनी अभिक्रियाशील हैं कि खुले में रखने पर ये वायु से क्रिया करके तत्काल आग पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं, मतलब वायु के संपर्क में ये आई और वही भक 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 भक, है ना। देखिए अर्थात उन्हें बचाने तथा आग से लगने से रोकने के लिए उन्हें तेल के अंदर जो है डुबो करके रखा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया। भाई इनमें अंतर भी कर लेना, अब दोनों साथ में पढ़ लोगे ना तो अंतर तो हो ही जाएगा, है ना। संयोजन को देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखो भाई संयोजन उसका नाम है, अब 2 पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक नया पदार्थ बनाएंगे एंड वो क्या कहलाएगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है आपका संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक का केवल एक उदाहरण लिखिए भाई। तो संतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण रहेगा मेथेन एंड असंतृप्त का रहेगा यहाँ पे एथीन, है ना। दोनों के यहाँ पे संरचनात्मक सूत्र भी दिए गए हैं, दोनों को याद रखिएगा ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में भाई इनका संरचना पूछी जा सकती है। 2 मार्क्स में भी संरचना आई थी अर्धवार्षिक में, और बोर्ड में भी बनना ही बनना है, 101% बनना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, मानव में वृषण के कार्य लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना एंड मानव वृषण में नर जनन कोशा अर्थात शुक्राणुओं का जो है निर्माण करना, ये कहाँ पे होता है, वृषण में, है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, रक्त एवं लसिका में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 साल से ना लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। लिम्फ एंड ब्लड में जो है आपको डिफरेंस पूछा गया भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यह एक रंगहीन ऊतक द्रव है ना। और सेकंड इसका रक्त क्या है, लाल, ये तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का क्या लिख सकते हैं आप, एक गहरे लाल रंग का ऊतक द्रव है या फिर तरल संयोजी ऊतक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। भाई रक्त तो लाल होता ही, तो इसमें लाल रक्त कणिकाएं जो है उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाइलम एवं फ्लोएम। भैया यार एमपी बोर्ड क्या पता ये क्वेश्चन क्यों इसे इतना चाहता है कि बार बार दे देता है। देखो इन दोनों के कार्य याद रखना कि जाइलम का कार्य क्या है, फ्लोएम का ये क्या है, टिश्यू है ना, ऊतक है एक प्रकार के, है ना। और देखिए जाइलम क्या करता है, जाइलम में जल तथा घुले खनिज लवण का वहन होता है। अब भाई जाइलम के जा से याद रखो कि जल का वहन होता है। फ्लोएम का देखें तो इससे क्या हो रहा है, फूड का वहन हो रहा है। देखो फ्लोएम की ऐप से क्या देखना है आपको, फूड का वहन हो रहा है। इसमें क्या होता है, भोजन का पादप शरीर में, है ना, क्या होता है, इधर उधर हिस्सों में वहन होता है, यानी कि परिवहन होता है। तो फूड एफ से क्या याद रखो, फूड का वहन, जा से याद रखो जल का वहन, ठीक है ना, इससे याद रखना है इसको। सेकंड इसका आंसर दिया गया, इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। भाई ये एटीपी क्या है यार, है ना, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, एटीपी की फुल फॉर्म ही बता दो यार। ऊर्जा मुद्रा है एटीपी, ये तो मैंने बता दिया है ना, एटीपी क्या है, एक ऊर्जा मुद्रा है, ठीक है। अब आपको इसका फुल फॉर्म बताना है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुखंडन से बन जाता है भाई, है ना। बहुखंडन, देखिए बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में बट जाता है। देखिए इसका नाम ही है बहुखंडन। बहु का मतलब बहुत, है ना, बहु का मतलब बहुत, बहु का मतलब बहु, है ना, सास बहू वाला बहू नहीं, ये बहुखंडन मतलब बहुत बहुत भागों में जब एक जीव बट जाएगा, है ना, विभक्त हो जाएगा तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है, तो उससे क्या बहुखंडन कहते हैं। और ये बहुखंडन एक प्रजनन विधि है एक तरीके से, है ना। तो ये क्या है, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जो है बहुखंडन द्वारा जनन करता है ना, नए इसके जीव उगाते हैं, मतलब बन जाते हैं बहुखंडन द्वारा। और भाई आपको बताना, देखिए प्लाज्मोडियम में तो बहुखंडन द्वारा होता है, इसका ऑब्जेक्टिव में बन सकता है क्वेश्चन, इसको याद रखना। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो अमीबा होता है, सॉरी हाँ, अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है आपको बताना है भाई, मुझे नहीं बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखना। और अम्ल हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी बता दो यार, कौन सा पाया जाता है, जिसको भी पता है बता दो। चलो मैं ही बता देता हूँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही तेज एसिड होता है
भाई, है ना, खाने को पचा देता है एकदम, है ना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यह आमाशय में अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। देखिए अब भाई अम्ल है तो अम्लीय माध्यम उत्पन्न करेगा, सीधा लिख देना, उसी में आंसर आपको दिया गया एक तो, है ना। यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को भाई अम्ल, देखिए एसिड अगर किसी के ऊपर उड़ेलोगे ना तो उसमें जीवाणु बचेंगे क्या? इंसान का ही बचना मुश्किल है यार, तो जीवाणु तो कहने की बात है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें यहाँ पे एटीपी का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है? अरे भाई यही आ गया, आप लोगों ने कमेंट में लिखा कि नहीं? देखो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है इससे। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, जो कि हमें मिलती है एंड हम उससे उछल कूद करते हैं ना, एटीपी के रूप में संचित होती है ना, तो इसलिए इसे क्या करते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। देखिए एटीपी के रूप में वो संचित होती है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, पूरा नाम इसका याद रखो इसका, है ना, एंड से ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। बस नेक्स्ट है आपका स्वपरागण एवं परपरागण। भाई ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर में भी बन सकता है ना, तो 4 नंबर में भी हम कंप्लीट करवा देंगे, तो 2 नंबर में अभी देख लो यहाँ पे स्वपरागण। भाई स्व ये पराय पे जाता है, ये पर मतलब अपने पे ही रहता है ना। इसमें पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के, है ना, उसी पे रहेंगे भाई, दूसरे पे तो जाना ही नहीं, दूसरे के घर नहीं जाना है भाई, है ना। ये क्या करेंगे भाई? ये दूसरे के घर भागते हैं, अपने घर नहीं काम करेंगे, ये दूसरे के यहाँ पे जाएंगे। देखिए इसमें एक पौधे के पुष्प की वृद्धि परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की वृद्धि का अग्र पर जाती है, मतलब ये दूसरे के पराय पे जाते हैं। ये स्व मतलब अपने पे रहते हैं, बिल्कुल इस चीज को याद रखो इसको कि ये स्व मतलब अपने पे ही रहते हैं, अपने वृद्धि का अग्र पर जाएंगे, है ना, परागकण इसके। और ये अन्य पुष्प पर सेकंड है, इसमें इस परागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं। अरे भाई कहीं जाना ही नहीं है तो रिक्शा थोड़ी ला लेंगे। इसमें क्या है ना भाई, हम लोग जब मनुष्य हैं, जैसे चिड़िया वगैरह होती है ना, उस पर चढ़ करके बैठ करके, है ना, उड़ करके बह करके चले गए तो पहुंच जाएंगे। इन्हें भाई ऑटो ढूंढना पड़ता है अपन को। इनको क्या है, स्वपरागण वालों को कोई वो दिक्कत नहीं है भाई, अपने यहीं के कूद गए अगल बगल में, है ना। और इन्हें क्या है ना बहुत दूर जाना, इन्हें माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है आपका लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बोर्ड ने ना बिल्कुल कसम खाली कि ये क्वेश्चन तो मुझे देना ही देना है, और 100% लिख करके रख लो कि इससे क्वेश्चन आपका आने वाला है, चाहे ऑब्जेक्टिव में कह लो या इस तरीके से कह लो। देखो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन, देखिए इस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है भाई। देखिए क्योंकि एक लैंगिक जनन में 2 युग्मक जो है साथ में संयोग करते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। इस जनन में युग्मकों का जो है निर्माण नहीं होता है, क्योंकि एक एकल जनन प्रणाली है अलैंगिक, है ना। नेक्स्ट है आपका, इसमें उत्पन्न होने वाली संतति अपने जनकों के समान नहीं होती है भाई, इसमें क्योंकि विकास की संभावना रहती है ज्यादा, है ना, नए जो है विकास होता है इसमें उत्पन्न संतति जो होती है अपने जनकों के समरूप होती है भाई, क्योंकि एक ही है ना, तो उसमें कोई विकास की संभावना ही नहीं होती है, मतलब उसी के समान रहेगी, जैसा वो था उसी प्रकार से, है ना, इसमें कोई संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट है आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण, है ना, को परिभाषित कीजिए। सॉरी यहाँ परिभाषित और साथ में उदाहरण भी लिखना है। देखिए ऊष्माक्षेपी, अब भाई ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी को अगर कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो अंतर तो 2 मार्क्स का हो ही जाएगा कंप्लीट। एंड ये क्वेश्चन ना बिल्कुल कह लो यार कि बोर्ड में आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो समझ लेते हैं इसको। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है भाई। देखिए क्षेपी का अर्थ क्या होता है, क्षेपी का अर्थ होता है ऊर्जा का निकलना, है ना, उत्पन्न होना एक तरीके से, है ना। जहां से ऊष्मा निकले वो है आपकी ऊष्मा शोषी, है ना। साथ ही में क्या बनना है आपका, उत्पाद बन रहा है ना, अभिक्रियाओं के पश्चात क्या बने, उत्पाद का निर्माण हो, साथ ही ऊष्मा निकले, वो होती है आपकी ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी होता, क्षेपी की जगह शोषी होता, तो वहां पे ऊष्मा का क्या होता है, वहां पे ऊष्मा शोषित होती है, वहां पे ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब शोषण होता है ना, तो वो होती है आपकी ऊष्मा शोषी। दोनों को बिल्कुल कंपेयर करके पढ़ना, याद रहेंगे, है ना। देखिए CaO + H2O, है ना, इसकी अभिक्रिया हुई थी CaOH2, ये पदार्थ बना प्लस ऊष्मा भी इसमें से निकली, है ना, तो क्या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संक्षारण किसे कहते हैं। भाई इसको याद कर लेना, 4 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, इससे बचने के उपाय इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है ना। तो बचने के उपाय तो वही है, लोहे पे पेंट लगना, जस्ते की परत चढ़ा देना, जिंक की, है ना, ये सारा कुछ, है ना। देखिए आंसर देखेंगे संक्षारण में, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अम्ल तथा नमी के संपर्क में, देखो साइंस को ना भाई थोड़ा समझ लिया करो अपनी लैंग्वेज में, अपनी चीजों से, है ना। साइंस में ना प्रैक्टिकल मैन होता है यार, साइंस में रटना उठना नहीं होता है, अपनी चीजों से, अपने अकॉर्डिंग, अपने जो आसपास चीजें हैं उनसे रिलेट करके उसे याद करो, उसे समझो थोड़ा, है ना, बस आपको याद बनी रहेंगी। एंड आपको थोड़ी जो लिखने की, है ना, एग्जाम में तो लिखना होता है भाई, तो उसमें ना थोड़ी अच्छी भाषा का यूज करें जो कि लगे कि हाँ साइंस की है ना, बिल्कुल घरेलू भाषा का उसमें यूज नहीं करना है, ठीक है, ताकि आपको मार्क्स ना कटें, ये बात मैं कह रहा हूं। चलिए
ये रहेगा आपके सामने। नमी के संपर्क में जब कोई धातु आती है ना, तो धातु की सतह पर एक परत चढ़ जाती है, जिससे धातु संक्षारित होने लगती है। उस परत को क्या जंग कहते हैं ना, भूरी भूरी टाइप की जो परत चढ़ जाती है उसे जंग कहते हैं, है ना। और धातु संक्षारित होने लगती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण, जैसे लोहे में जंग लगना, तांबे पर काली परत चढ़ जाना, ये क्या होती है, ये होती है संक्षारण के उदाहरण। चलिए नेक्स्ट है आपका अमलगम। अमलगम किसे कहते हैं भाई, है ना। जब किसी मिश्र धातु के निर्माण में एक धातु, है ना, एक धातु पारा होती है और वह मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। मतलब कोई भी धातु है ना, मतलब कोई भी मिश्र धातु है, सॉरी, यहाँ मिश्र धातु क्या कहलाती है, मिश्र मतलब मिश्रण से बनी धातु, मतलब दो धातुओं के मिश्रण से जो धातु बनती है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से जो धातु बनी वो मिश्र धातु कहलाती है। एंड अगर उसमें पारा यूज किया गया है ना, कोई हम देखिए कोई मिश्र धातु बना रहे हैं, उसमें एक पारा है और एक अन्य कोई भी हो सकता है, एक अन्य कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एक कोई और हो सकता है ना, उसका पता नहीं हमें, है ना। अगर उसमें पारा है तो वो अमलगम कहलाएगी, है ना, भले ही यहाँ पे कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे अगर पारा है एक जगह तो क्या है, वो अमलगम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है एक्वारियजिया। एक विलयन होता है, बहुत ही खतरनाक भाई, इसको याद रखना। देखिए एक्वारियजिया सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 अम्ल का 3:1 में बना एक ताजा मिश्रण होता है भाई। आप देख सकते हो यहाँ पे HCl और HNO3 इतने खतरनाक प्रबल अम्ल यहाँ पे रख दिए गए भाई, तो ये विलयन कितना खतरनाक नहीं होगा, है ना। बना ताजा मिश्रण होता है इसका। यह मिश्रण सोने तथा प्लेटिनम, शायद यहाँ से कुछ मिसिंग है, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर से पूरा कर लीजिएगा, है ना। तो इसको याद रखना मेनली इतना कि इनका एक विलयन होता है ना, अम्ल का विलयन होता है इन अम्लों का। नेक्स्ट आपका सह संयोजी बंध, है ना। आबंध को परिभाषित कीजिए भाई। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सह संयोजी बंध, है ना। इलेक्ट्रॉन की युग्म की साझेदारी होगी जब, तो उनसे बने आबंध सह संयोजी बंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपर रूपता भाई। अपर रूपता का गुण किसमें पाया जाता है भाई, जल्दी से बता दो भाई, है ना। नेक्स्ट है आपका, देखिए आंसर रहेगा आपका, जब एक ही तत्व प्रकृति में कई रूपों में मिलता है ना। अपर रूप, है ना, कई रूपों में मिले तो क्या है, वो क्या है, इस तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहा जाता है, और तत्व के विभिन्न रूपों को अपर रूप कहा जाता है ना। देखिए कार्बन के दो उपर रूप हैं, हीरा है एक और दूसरा है ग्रेफाइट। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार बना है कि कार्बन का एक अपर रूप खालिस्तान है, या फिर कार्बन के अपर रूप कौन से होते हैं, है ना, एक शब्द वाक्य में। तो हीरा और ग्रेफाइट याद रखिएगा, है ना। और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है भाई, है ना, वो याद रखना इस चीज़ को, 2.42 होता है ना। इस चीज़ को याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, नहीं बना हुआ है ना। चलिए भाई नेक्स्ट है भाई, जनन क्यों आवश्यक है। अरे यार देखो, सजीवों की अपनी स्पीसीज के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, मतलब एक तरीके से कहें कि अपनी स्पीसीज या फिर अपनी जो संतति है उसको बनाए रखने के लिए जीव समान आकृति, रंग, रूप, गुणों के नए जीव उत्पन्न करते हैं। इसके लिए जनन की आवश्यकता होती है ना। देखिए अपनी संतति बनाए रखने के लिए जीव जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उसे जनन कहते हैं, है ना। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीव अपनी संतति बनाए रखना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण भाई क्या है, रासायनिक समीकरण भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार बना है, एंड आपका 2 मार्क्स में भी तोड़ करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, इतना सा, है ना। समीकरण के साथ पूछा गया क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं यार, और 3 में भी ये बन सकता है ना। तो तीनों के रूप में याद रखना है। देखो संश्लेषण भाई ये सब, अरे यार अब इसका क्या समझाऊं कि इसको याद करके रखना यार, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो और पहले से भी पढ़ा दिया तो मुझे नहीं पता, है ना, पढ़ते आ रहे हो शुरू से यार। देखो जब हरे पौधे जो होते हैं ना, वो क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की जो उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। सीधी सी आपको इतनी सी पहले तो परिभाषा लग देनी है, एंड थोड़ा फिर डिटेल में समझाना है। अब भाई 10th लेवल पे आ चुके हो तो थोड़ा अच्छी लैंग्वेज का यूज करना है, थोड़ा साइंस में घुसना है, ठीक है। देखिए इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है ना। और खाद्य संश्लेषण की यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चूंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। अगर प्रकाश नहीं होगा तो पौधे ना नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि क्या यार वो भोजन ही नहीं बना पाएंगे, है ना। देखिए इसका समीकरण रहेगा 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना। क्लोरोफिल क्या होता है, पौधों में पाया जाने वाला एक वर्णक होता है ना, जो पत्तियों में पाया जाता है। C6H12O6 भैया ये खाना बन गया, तैयार है, खा लो आओ, है ना, ये है ग्लूकोज, है ना। तो इस तरीके से इसका समीकरण कर लेना। नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए भाई। स्वपोषी भाई अपना पोषण कर रहे हैं भाई, पौधे हैं जैसे, है ना, सभी जो हरे पौधे हैं स्वयं अपना। अब भाई आपको बताना है कि आप स्वपोषी हो या परपोषी, है ना। कमेंट बॉक्स में भैया सभी बच्चों को बताना है ये तो, आप स्वपोषी हो कि परपोषी हो, है ना। आपको मैंने 2 ऑप्शन दे दिए हैं, आप क्या हो, आप जो हो आप स्वपोषी हो या फिर परपोषी हो, आपको बताना है भाई। मैंने ये कई बच्चों से पूछा है, बताना, ये जरूर से बताना, है ना। मनुष्य क्या है, स्वपोषी या परपोषी, जल्दी से बता दो भाई, है ना। वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक भोज पदार्थ का निर्माण करते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी का उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए, है ना, या फिर की परिभाषा लिखिए, है ना।
रीजनरेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह वह अभिक्रिया है जिसमें किसी जीव के किसी भाग या अंग या ऊतक का पुनर्स्थापन या फिर मरम्मत या क्षतिग्रस्त अंगों का निर्माण अथवा शरीर के किसी छोटे खंड से पूर्ण शरीर का निर्माण भ्रूणीय अवस्था के बाद होता है। जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया, इनमें रीजनरेशन होती है ना। हाइड्रा में बर्निंग द्वारा होता है, मुकुलन एक तरीके से कर सकते हैं ना। तो इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव इससे बनता है यार, है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे आनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो जीव धारू में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिकता के जनक कौन कहलाते हैं, तो मेंडल को कहा जाता है। किसे, मेंडल, इन्हें याद रखिएगा, मेडल नहीं मेंडल, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल ये आनुवंशिकता के जनक हैं। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, कोई दो कारण लिखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मटर का ही पौधा क्यों चुना भाई, जाकर के दूसरा चने का उठा लेते, है ना, लेकिन मटर का ही चाहिए मुझे, तो नहीं भाई क्यों किया, चलिए जान लेते हैं। मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, मतलब कह लो कि अल्पकालीन जीव चक्र होता है, जिससे उनका जो प्रयोग है वो जल्दी से हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इसे ले लो यार, ये जल्दी हमारा प्रयोग हो जाएगा। सेकंड कहता है कि इसके पुष्प जो है द्विलिंगी होते हैं। मटर के पौधे के पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव बनेगा, याद रख लेना, है ना। पौधे मुख्यतः स्वपरागित होते हैं और तथा आसानी से उगाए जा सकते हैं, आसानी से खेती की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण भाई किसे कहते हैं ना। 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई, अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, है ना। तो वीडियो में बने रहना एंड सारे क्वेश्चन को एंजॉय करते हुए पढ़ो, तो बहुत अच्छी तरीके से याद रहेंगे एंड एग्जाम में ना फोड़ करके आओगे। देखो, तो किसी गोलीय सतह के एक पृष्ठ पर पॉलिश करने पर पृष्ठ परावर्तक हो जाता है ना। अब भाई एक सतह को पोत देंगे ना, पॉलिश कर देंगे, तो इस प्रकार से मतलब एक तरीके से वो क्या परावर्तक हो जाएगा, है ना, एक ही तरफ दिखाएगा और वो दर्पण बन जाएगा, है ना। तो वो क्या है, गोलीय दर्पण है। नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए भाई, दर्पण की बात करी जा रही है ना, अवतल दर्पण की। देखिए, तो हजामत बनाने के शीशे के रूप में भाई, यही तो है ये गोलीय दर्पण, मतलब उसको एक तरीके से पॉलिश रहता है, एक तरफ हजामत भाई शीशा, है ना। आंख नाक कान व गले के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए, है ना। और वैसे ये हम अपना शकल देखने के लिए भी इसी का यूज करते हैं, है ना। तो ये आपका कंप्लीट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए, है ना। तो ये काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, है ना, नॉर्थ पोल से जो है प्रकट होती हैं, और जो आपका साउथ पोल होता है उस पर जो है क्या खत्म हो जाती है, विलीन हो जाती है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को परस्पर काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं भाई, है ना। तो इस चीज को याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बना हुआ है, खालिस्तान नहीं करती है, क्या नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है ना, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र के दो गुण लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, एक दूसरे के अथवा बंधे हैं, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र के गुण यहाँ पे दिए गए हैं। चालक में विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब भाई विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव बना हुआ है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र के खालिस्तान होती है, तो क्या होती है, लंबवत होती है, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। इससे भी ऑब्जेक्टिव ऐसा होने की चालक में विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी खालिस्तान हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, तो क्या बढ़ जाता है ना। विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका ऊष्मा शोषी, भाई ऊष्मा 6P ऊपर पढ़े थे ना, उसी का विपरीत अभिक्रिया है। देखो उत्पाद बन रहा है अभिक्रिया में, और निर्माण में क्या हो रहा है, ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ऊष्मा शोषित होती है ना। तो वो क्या है, ऊष्मा शोषी भाई सेम है यार, है ना, थोड़ा अपोजिट है उसके, है ना। CaCO3 इसमें क्या ऊष्मा अवशोषित हुई है ना, CaO + CO2, है ना, ये इसका बन गया। नेक्स्ट है आपका श्वसन को ऊष्मा 6P अभिक्रिया, भाई ऊष्मा 6P, अब फिर वही आ गया यार, क्यों बार बार परेशान करते हो एक ही चीज ला करके। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो जब अपन अपने अंदर जो है ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन हमने ली, और देखो भाई श्वसन केवल इतना नहीं कहलाता कि हमने नाक से अंदर हवा डाल ली तो ये श्वसन हो गया, नहीं भाई, ये श्वसन थोड़ी है, ये श्वसन नहीं है। श्वसन अभिक्रिया पूरी तब होती है जब हम अपने अंदर, देखो ऑक्सीजन हमारे अंदर गई, वहां पे हमारे शरीर में जो छोटे छोटे हमने जो भोजन खाया है उसको तोड़ेगी, है ना, उसको उस ऑक्सीजन ने तोड़ा, और फिर उसका जो तोड़ा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और वह तोड़ा उसमें से छोटा छोटा से जो हमें ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा मिलती है ना, उससे भोजन से ना ऊर्जा मिलेगी, तो उस भोजन को तोड़ने में जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, और यही उसको तोड़ करके हमें देगी, तो उससे ना ऊर्जा निकली, है ना। तो ये क्या है, ऊष्मा 6P अभिक्रिया हो गई, तो ये श्वसन कहलाती है ना। तो ऊष्मा 6P क्यों कहते हैं इसे, तो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्मा 6P। भाई वही बात है, ऊर्जा मिल रही है हमें श्वसन के द्वारा, तो क्या है, ऊष्मा 6P अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका
धातुओं के दो भौतिक गुण लिखिए। थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, सीधा आपको देखना है क्वेश्चन, है ना। देखिए तो धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, तो पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। अगला रहेगा धातुओं को की अपनी विशेष चमक होती है भाई। तो धातुओं की अपनी विशेष चमक होती है, तो पता है धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, ये सारे बहुत सारे लिख सकते हैं फिर तो, है ना। भौतिक गुणों की बात की गई तो विशेष करके नहीं याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका धातुओं के दो गुण देखिए, ये धातुओं के थे, ये हैं अधातुओं के भाई, है ना। देखिए अधातुएं आघात वर्धनीयता तथा तन्य नहीं होती, मतलब अधातुएं जो होती हैं वो भंगुरता का गुण इनमें पाया जाता है, ये तन्य नहीं, ये तानी नहीं, खींची नहीं जा सकती, है ना, इनमें पीटा नहीं जा सकता, इन्हें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है ना, इस चीज को याद रखना। ग्रेफाइट को छोड़कर के सभी अधातुएं जो है ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है समावयवता को परिभाषित कीजिए भाई, है ना। मुझे लगता है ये सारा का सारा पेज इस तरीके से हो गया है। चलिए इसका कोई दिक्कत नहीं। समावयवता क्या है, समावयवता एक ऐसा गुण है जिसमें दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है ना। तो ये क्या कहलाता है, समावयवता का गुण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका श्रृंखलन किसे कहते हैं ना, वही आपकी सेंटेंसेशन, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक श्रृंखलन है ना, मतलब चेन में जुड़ा रहना यार कार्बन का, है ना, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। कार्बन में खालिस्तान गुण पाया जाता है, कौन सा गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है ना। इस चीज को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है। देखिए कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इस गुण को कार्बन का श्रृंखलन कहते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। और उदाहरण इसके याद रखना, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, है ना, इनके जो संरचना सूत्र होते हैं इसमें पूरा यही मैटर होता है। नेक्स्ट है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए भाई। तो दिया गया है यहाँ पे, फर्स्ट से अंतर रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। कैसा बनता है, ऑब्जेक्टिव में इसी में कंफ्यूज होने वाले हो तुम, है ना। सही जोड़ी में भी ये कई बार बना है भाई, कैसा बनता है, वास्तविक जो होगा वो उल्टा बनेगा, आभासी जो होगा वो सीधा बनेगा, है ना। जो भाई है ना, जो वास्तव में है ना, वो उल्टा बनेगा हमेशा, और आभासी वो हमेशा सीधा बनेगा, इस चीज को याद रखना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि ये सीधा बनता है। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत में क्षति के दो कारण लिखिए। तो रेफ्रिजरेटर एसी में प्रयुक्त होने वाले CFC रसायन, है ना, CFC का पूरा नाम जल्दी से लिख दो कमेंट में, है ना, CFC यार, इसका पता ही होना चाहिए। वृक्षों की आधाधुंध कटाई के कारण ओजोन परत में क्षरण हो रहा है ना। नेक्स्ट है आपका एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी भाई, है ना। तो ये रहेगी आपकी वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल R आपकी दी गई है, और ये आपको सूत्र लगा देना है यहाँ पे, है ना। आपको क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है, F निकालनी है ना। तो फोकस दूरी बराबर यहाँ पे कर देंगे, देखिए ये मेनली सूत्र तो ये होता है, फिर उसका पक्षांतर कर देंगे तो F बराबर R/2 आ जाएगा। फिर आपका R कितना दिया गया भाई, ये तो सिंपल है, 10 आप पे बन जाएगा आसानी से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दिया गया है विद्युत। देखो ये देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पे बताया है कि देखो आप एग्जाम में इस तरीके से लिखें, मैथ में भी अगर ये चीज होती है ना तो इस तरीके से बढ़िया से लिखा करें आंसर कि अतः दर्पण की फोकस दूरी, अतः इसका मीटर का क्षेत्रफल, अतः क्षेत्रफल इसका, है ना, जो भी परिमाप वगैरह जो भी पूछा जा रहा है तो बढ़िया से अतः लिख करके उसे लिखा करें ताकि टीचर को ना सीधा आंसर आपका दिख गया ना, वो टीचर ऐसे चेक करके ऐसे आपको नंबर दे देते हैं, बिल्कुल आगे खिसक लेते हैं, है ना। तो बिल्कुल से ऐसा लिखा करें ताकि कॉपी ना एक प्रॉपर तरीके में लिखी हुई दिखे, है ना। देखिए नेक्स्ट है आपका विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले निम्नलिखित अवयवों के रूट चिन्ह बनाइए। तार, संधि, विद्युत वोल्ट मीटर, बल्ब, विद्युत सेल, है ना। इन पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई, लेकिन ये देखिए यहाँ पे विद्युत सेल ये बना हुआ है, तार संधि ये रहेगा, वोल्ट मीटर ये रहेगा, विद्युत बल्ब, है ना। और अगर प्रतिरोध का भाई आ जाए तो क्या करोगे, है ना, प्रतिरोध का, है ना, तो इस तरीके से बना लेना, ये प्रतिरोध हो गया आपका, है ना, ये प्रतिरोध हो गया, है ना। इसको याद रखना, विद्युत सेल को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा विद्युत सेल है, और ये प्रतिरोध जो मैंने अभी बता दिया ऐसा 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 ऐसा, है ना, ये प्रतिरोध है आपका, है ना, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंग के बाम हस्त बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग का भाई यहाँ आंसर रखिएगा, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के तर्जनी, देखो इसका डायग्राम आप अपनी बुक में देख लेना, शायद मैं यहाँ पर नहीं दे पाया, ध्यान नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेंगे कभी, है ना, लेकिन इसका डायग्राम देख लोगे ना तो ये पूरा समझ में आ जाएगा, है ना, इसको याद जरूर से कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया विद्युत परिपथों और संधारित्रों के सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। विद्युत फ्यूज, भू संपर्क तार का उपयोग, है ना, ये क्या है, ये जो मतलब घर की युक्तियां कह लो, इनसे सुरक्षा के उपयोग है एक तरीके से। आप भी देखो आजकल फ्यूज तो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, आपके घरों में भी किया जाता होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में दो अंतर लिखिए भाई। दिष्ट धारा और DC और AC करंट में अंतर लिखना है। ये रहेगा आपके सामने, दृष्ट धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ बदलते नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, दिशा व परिमाण बदलते नहीं है, इसमें बदलते हैं प्रत्यावर्ती में। समान वोल्टेज की दृष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती है, अधिक खतरनाक होती है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। चलिए अगला है आपका ओम का नियम लिखिए भाई। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं भाई, ये तो आपको पहले से याद होगा, है ना। ये रहेगा इसका गणितीय रूप, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, देखो मुझे नहीं लगता यार कि अभी कोई बच्चा वीडियो में बचा होगा। यदि आप अभी भी वीडियो में हैं तो आपको वीडियो में क्या कमेंट बॉक्स में एक हिंट दे देने मुझे, क्योंकि यार पता है मैं इतने लंबे वीडियोस बनाता हूँ और कभी कभी ना लगने लगता है यार कि आप लोग देखते ही नहीं हो वीडियो, है ना। तो बहुत बुरा लगता है यार उस टाइम जब व्यूज़ नहीं आते और आप लोग नहीं देखते हो, है ना। तो अच्छा नहीं लगता यार। तो कुछ हिंट दीजिएगा कि अभी आप लोग वीडियो में हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है ये, यहाँ पे कुछ हिंट दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप हैं या नहीं, मुझे पता चल जाएगा, मैं देखूंगा जब, है ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो तार की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, है ना। लंबाई पर और क्षेत्रफल पर याद रखिएगा, है ना, दो मेन कारक याद रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल लंबाई ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिए गए कई सारे, है ना, कि नहीं करता है। तो ये सारे अगर दिए गए हैं तो आपको एक कट नहीं दिया गया है तो उस पर नहीं लगाना, ठीक है। तो इनको याद रखना, लंबाई क्षेत्रफल, है ना, और इसको थोड़ा डिटेल में देख लेना। नेक्स्ट है आपका, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींची, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आए, ये चुंबक है, देखिए ये इसका नॉर्थ पोल है चुंबक का, ये साउथ पोल है चुंबक का, ठीक है। और इस तरीके से उसके ओर क्या होती हैं, उसके चारों ओर जो है क्या होती हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इस तरीके से भागती हैं। देखो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं और साउथ में विलुप्त हो जाती हैं। देखो इस तरीके से जा रही है ना, ये तीर का निशान आप ऐसे देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना, ऐसे यहाँ पे जा रही हैं एंड यहाँ पे ये खत्म हो जा रही हैं, है ना, ये ऐसे, है ना, यहाँ से यहीं आना आ रही हैं, ये ऐसी आ रही हैं, इस तरीके से आ रही हैं और यहाँ पे ये खत्म हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, ना। इस चीज़ को याद रखना। चलिए नेक्स्ट आपका दिएगा, सामान्य घरेलू परिपथ का व्याख्या आरेख बनाइए। तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं, जिसमें आप भू संपर्क तार से लेकर के सारा कुछ, है ना, युक्ति वगैरह अपने घर की, है ना, ये तो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जैसे प्लग कुंजी वगैरह लगा, विद्युत मापी हो गया, है ना, ये वितरण बॉक्स हो गया, है ना, इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हम वाहनों में उत्तर दर्पण के को पश्चिम देश के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए आंसर देखिएगा, उत्तर दर्पण सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इनका दृष्टि क्षेत्र भी ज्यादा होता है ना, बाहर की ओर वक्रित होते हैं जिसके कारण बहुत दूर का दृष्टि क्षेत्र ना बहुत काफी दूर का दिखाई देता है, जिसके कारण ड्राइवर पीछे के बहुत सारे बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है, इसलिए वरीयता देते हैं, है ना। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए भाई। आंसर दिया गया, बढ़ते रेफ्रिजरेटर जो हो गया, अग्निशमन यंत्र हो गए, एरोसॉल्स फॉर्म जो हो गए, ये सारे इनके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। वृक्षों की कटाई, इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अभी आपने देखा यार लॉस एंजल्स में क्या हुआ, है ना, कितनी आग लगी पड़ी है भाई, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण है ना। पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, इस तरीके से सब कुछ हो रहा है विनाश की ओर, है ना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने परम मित्र के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सारे क्वेश्चन को करके आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओ, इसकी मैं आशा करता हूँ। एंड सारे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए वीडियोस देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।